हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच के फिजिक्स क्लासेस। बेटा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, कोई कंडक्टर ले लिया हमने। कंडक्टर सभी ने पढ़ा हुआ है कि जो एक चार्ज को बहुत इजीली कंडक्ट करा दे या एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली ट्रेवल करा दे उसे हम कंडक्टर कहते हैं। या फिर बहुत सिंपल शब्दों में बात करें, जो इजीली करंट कॉन्स्टिट्यूट करा दे वो कंडक्टर होता है। ठीक है, यही होता है। अब इस कंडक्टर के बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। इस कंडक्टर के पास क्या होता है कि इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है इसके पास? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो भी काफी अमाउंट में, लार्ज नंबर में होते हैं। और इन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हम जनरली क्या बोल देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या बोल देते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। एक बात तो ये हो गई, ठीक है, कि भाई आपके कंडक्टर के पास लार्ज अमाउंट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कह देते हैं। तो जो रिमेनिंग मटेरियल रह गया आपका कंडक्टर का, वो क्या होता है? वो कलेक्शन होता है रिलेटिवली हैवी पॉजिटिव आयंस का। हैवी पॉजिटिव आयंस का जो रिमेनिंग मटेरियल रह गया। और इन हैवी पॉजिटिव आयंस को आप लोग क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लैटिस। तो ये आपका कंडक्टर की बात होगी। तो ये कंडक्टर में आपकी दो चीजें हो गई, एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो गई, और रिमेनिंग जो मटेरियल हो गया वो हैवी पॉजिटिव आयंस का हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे? लैटिस कह देते हैं। अब क्या होता है कि ये जो आयंस होते हैं दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये वाइब्रेट करते रहते हैं अपने मीन पोजीशन। अभी वाइब्रेट क्यों करते हैं? तो इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। पीछे कहाँ? क्लास 11th में। तो क्लास 11th यूनिट नंबर 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगर आपको याद हो, तो वहाँ पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था जहाँ पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाला था पार्टिकल्स का, आयंस का, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर रहेगा तो आपके पार्टिकल्स यानी या फिर आयंस वो क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे। अब वाइब्रेट करने का रीजन क्या है? टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बेटा उतना ज़्यादा ही वाइब्रेट करेंगे, या फिर हम इन्हें इन अदर वर्ड्स क्या कह देते हैं कि इनका जो एवरेज एम्पलीट्यूड रहेगा वो डिपेंड करेगा किस पर? टेम्परेचर पर। भैया जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। वहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि 0 केल्विन पर मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो भाई अगर टेम्परेचर 0 केल्विन पर पहुँच गया तो आपका कोई मॉलिक्यूलर मोशन नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका मॉलिक्यूलर मोशन भी बढ़ने वाला है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब होता क्या है आपका कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड्स और इंटरेक्ट्स भी आप कह सकते हैं इन सम अदर फैशन विद द लैटिस। ये लैटिस के साथ टकराते हैं, और टकराने के बाद क्या होता है कि जो स्पीड होता है, द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस रैंडमली एट ईच सच इवेंट। भैया लैटिस के साथ टकराएंगे तो उनका स्पीड भी चेंज होगा और उनका पाथ भी चेंज होगा। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा? इनका जो पाथ हो जाएगा ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बेटा, वो जिगजैग हो जाएगा। जिगजैग समझते हैं? जिगजैग की जैसे आपका एक पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था मान लीजिए, ठीक है, अभी वो गया ऐसे, फिर टकराया, टकराने के बाद वो चला गया ऊपर की तरफ, फिर टकराने के बाद चला गया मान लीजिए इधर, जा कहीं भी जा सकता है, मैं एक रैंडम सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद टकराने के बाद मान लीजिए आपका ये इधर की साइड आ गया। ठीक है, तो ये आपका जिगजैग मोशन है कि मतलब कहीं पर भी आपका चला गया।
अब उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें, एरिया की बात करें, अभी रैंडम डायरेक्शन में तो भाग रहा है आपका इलेक्ट्रॉन। अगर एक पर्टिकुलर मान लीजिए कोई एरिया ले लिया हमने डेल्टा एस, डेल्टा एस, उस डेल्टा एस एरिया पे क्या रहेगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग एन एरिया डेल्टा एस फ्रॉम वन साइड। जैसे ये कंडक्टर था, ये हमने कंडक्टर मार्क किया था ना, तो ये वाला सेक्शन हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला, इसका कितना है क्रॉस सेक्शन, ये डेल्टा एस है। तो इसका जो वन साइड है मान लीजिए ये वाला, इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर रहे हैं इधर की लेफ्ट की साइड निकल गए, उतने ही लगभग नियरली अबाउट इतने इलेक्ट्रॉन्स के दूसरे साइड से भी निकल जाएंगे। The number of electrons crossing an area delta S from one side very nearly equals to the number crossing from the other side, यानी राइट साइड इन गिवन टाइम इंटरवल। तो इससे जो आपका एवरेज करंट आएगा, क्या आएगा, एवरेज करंट, वो हो जाएगा बेटा जीरो, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट की साइड गया है उतना ही लगभग लगभग राइट की साइड गया है, तो कैंसिल होके कितना हो गया, जीरो। तो इसे हम ये भी बोल देते हैं कि जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड इन सच केस कितना हो जाता है आपका, जीरो हो जाता है। व्हाट हैपन्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे वापस से मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमने कोई कंडक्टर ले लिया मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया हमने एक सेल विद की, और इस की को हमने ऑन कर दिया है, ये की ऑन कर दी, की प्लस माइनस। पहले इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, अब ये नेगेटिव की वजह से रिपेल होकर किधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर की तरफ होगा, ये बाइस्ड हो गया इन द फेवर ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जिधर एक्सटर्नल फोर्स इनको भगा रहा है, अब उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया सभी इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गया है तो इनका एवरेज स्पीड अब जीरो नहीं आएगा, ये माइनस है सॉरी, और ये लेंथ हमने ले लिया कितना, एल। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन का स्पीड यहाँ पे अभी भी डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, क्योंकि पहला दूसरे से टकराएगा, दूसरा तीसरे से टकराएगा, तीसरा चौथे से टकराएगा, तो इनका स्पीड जो रहेगा वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। तो एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इन पे फोर्स कितना निकल आया, तो एक पे मैं वेक्टर फॉर्म में ले लेता हूँ, तो मान लीजिए ये कितना निकल आया, एम ए वेक्टर, एक फोर्स तो ये हो गया। एक बेटा इन पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगा रखे, एक सेल लगा रखा है, या फिर अगर मैं बैटरी भी यूज कर सकते हैं आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नल। तो आपको पता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ये लगता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो Q की जगह क्या लिख देंगे, माइनस ई, ये आपका एक दूसरा फोर्स निकला। तो दो इक्वेशन होगी, एक चार्ज पे दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल गया, एम ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई ई वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना आ गया आपका, एक्सेलरेशन माइनस ई बाय एम, ये आ गया। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे ए आपका कांस्टेंट आया है, एक्सेलरेशन क्या आया है आपका, कांस्टेंट आया है। अच्छा कांस्टेंट कैसा आया है देखिए, भाई ई जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, फिक्स है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, ये भी फिक्स है। और जो ई आपने फील्ड अप्लाई किया है वो भी आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो तीनों चीजें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब जब तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई है तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर इफ जो आपका एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो, देन वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन।
ठीक है। और इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा आपके यहाँ पे 3 है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या है आपकी, ये इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। दूसरी हो जाएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और तीसरी क्या हो जाएगी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। तो आप तीनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे किन्हीं दो से करके दिखा देता हूँ। तो पहले हम ये वाली इक्वेशन से ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक्सेलरेशन कितना निकाल लिया, इतना निकाल लिया है। अब इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर लेते हैं। हमारे पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। और टाइम हम ले लेते हैं 2, जिसे हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जो होता है बेटा आपका, कि जो दो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उनके टकराने के बीच का टाइम होता है, ठीक है। वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। वैसे तो एवरेज टाइम होता है कि भाई पहला दूसरे से टकराया उनके बीच का टाइम, दूसरा तीसरे से टकराया उनके बीच का टाइम, उसके बाद तीसरा चौथे से, इस तरीके से हो जाएगा सम अप करके डिवाइडेड बाय n, वो जो टाइम आएगा वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो हमारे पास n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू u1 प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 2 v2 इज इक्वल टू u2 प्लस एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2। इस तरीके से nth फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया un प्लस, ठीक है। हमने क्या बताया था कि जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्टेड हो गए ऐसे। तो इसमें क्या रहेगा आपके पास, इनका एवरेज स्पीड निकालना। जो आपका ड्रिफ्ट स्पीड है ना बेटा, वो आपका क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या रहेगा, वी डी वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन प्लस vn डिवाइडेड बाय n। ये आ गया आपका। अब इसमें बेटा आप ये जो वैल्यूज हैं, ये वाली ये वाली, इसकी सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो vd फाइनली आपका क्या होने वाला है, देखिए ये हो जाएगा आपका v1 कितना हो जाएगा, u1 प्लस a वेक्टर 2 प्लस u आएगा, सॉरी u2 प्लस a वेक्टर 2 प्लस प्लस un प्लस a वेक्टर 2n एंड होल डिवाइडेड बाय n। अब आप इसका ब्रैकेट ऑफ कर लीजिए। जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो बेटा क्या आने वाला है वो देखिए, आपके पास वी डी, तो u को मैंने एक तरफ ले लिया एक साइड, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un डिवाइडेड बाय n। अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक्सेलरेशन बाहर ले लिया, 2 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस 2n एंड होल डिवाइडेड बाय n। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे अगर ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ये प्लस का तो है, तो कोई प्रॉब्लम तो वैसे भी क्रिएट होने वाला है नहीं कि भाई ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे तो कोई इशू होगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो इशू होता, ठीक है। तो हमें इसको ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी क्या होगा बेटा, इसमें
देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमने अलग अलग ले लिया है ये, देखिए ये हमने यहाँ पे अलग अलग ले लिया। अब यहाँ पे जो आपका जो पहला टर्म है ना, पहला वाला, ये इनिशियल जो थर्मल स्पीड होती है, ये इनिशियल थर्मल स्पीड आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 0 प्लस ए वेक्टर। और ये मैंने बताया था ये एवरेज होता है, इस पूरे को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं हम पूरे को। इसको हमने लिख लिया कितना, 2। तो ये आपका कितना आ गया, वी डी वेक्टर आ गया। तो फाइनली आपका जो ड्रिफ्ट, अब यहाँ पे वेलोसिटी यूज कर सकते हैं आप, ये ए2, ए का वैल्यू रखिए, ए का वैल्यू कितना था देखिए, ए का वैल्यू था आपका ये -e/m ई वेक्टर। हाँ रखिए, तो ये हो जाएगा वी डी इज इक्वल टू -e इंटू, तो ये आपका ड्रिफ्ट स्पीड आ गया है। ठीक है, ओके। अभी क्या करेंगे देखिए, इसमें अगर आप देखें कि जो Vd है आपका, भाई ई कांस्टेंट, वैसे तो टाइम टाइम के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि भाई Vd जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रिलैक्सेशन टाइम के। और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना बेटा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, और रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो आपका ड्रिफ्ट स्पीड भी ऑल्सो डिक्रीजेज। ठीक है, तो मैं इसका, अच्छा चलिए इसमें एक चीज़ और ऐड कर देते हैं हम, कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आता है बेटा आपका कितना, नियरली अबाउट 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और इट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द थर्मल स्पीड, जबकि थर्मल स्पीड जो आता है ना आपका, थर्मल स्पीड का जो ऑर्डर होता है, थर्मल स्पीड वो टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर की वजह से जो क्रिएट होता है, थर्मल स्पीड जो आएगा वो आएगा आपका ऑर्डर ऑफ, अरे भाई लग जा, थर्मल स्पीड का जो आता है वो आता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और हमें तो इससे लेना देना है सारा, क्योंकि मैं आपको एक दूसरा मेथड और करके देता हूँ, मेथड 2। मैंने बोला था कि हम 2 मेथड करने वाले हैं आज, ये मेथड 2 है। मेथड 2 में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को, एस सी बराबर में इसी से कर रखा है। तो देखिए क्या करने का है इसमें, कि मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर हो गया, ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सेल विद की, और की आपकी ऑन कर दी, ये प्लस ये माइनस, करंट आपका इधर से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट ऑपोजिट जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, और ये जो लेंथ है ये एल है। ठीक है, तो u तो बेटा आपका 0 हो गया, इनिशियल स्पीड तो कितना रहेगा इनका, 0 रहेगा, थर्मल स्पीड, इनिशियल थर्मल स्पीड कितना रहेगा, 0 रहने वाला है। ओके, आपका ए कितना निकाला था हमने, ए निकाला था हमने आपका -e टू, सॉरी टू तो नहीं आएगा ना, वो पूरा फॉर्मूला रहता है के टाइम पे, तो उससे इशू हो जाता है कई बार।
ई टू अपॉन एम, ये हो गया। अब क्या करेंगे, रखिए एस, ये तो हो गया 0 प्लस हाफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस ई अपॉन एम। अब टी स्क्वायर का प्रॉब्लम रहेगा, भाई टाइम क्या है, भाई टाइम आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका क्या हो गया, टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, एल, एल हो गई, और स्पीड कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, ये आपका टाइम आ गया, ये आपका क्या आ गया, टाइम। तो आपके पास फॉर्मूला था बेटा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू तो आपका 0 हो गया, इनिशियल सम ऑफ स्पीड, टाइम आपने निकाला डिस्टेंस अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कितना था आपके पास माइनस ई अपॉन एम। ठीक है, ये चीज़ें पुट करिए, यू की वैल्यू 0, टी की वैल्यू कितनी माइनस ई अपॉन एम प्लस हाफ, ए का वैल्यू कितना माइनस ई अपॉन एम, टाइम कितना एल अपॉन में पी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो इसके बाद आपका क्या बन जाना है, अच्छा टाइम को तो आप अगर नॉर्मली भी रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम टाइम को ना छेड़ें तो भी बात बन सकती है आपकी। ये वी डी, अच्छा एक डिस्टेंस का भी तो एल ए, ओके ओके ओके, हो गया सर। टाइम, टाइम को ऐसे छेड़ना नहीं है आपको, टाइम तो इसमें बचा ही नहीं, तो इशू क्रिएट हो गया, इसको कैसे करें, इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, आप ए टी स्क्वायर ई टू स्क्वायर, अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से आप एल ही निकाल लें और इस वाले फैक्टर को ना छेड़ें, हाँ ये ऐसे सही रहेगा कि आपका जो एल है इसको हटा देते हैं, राइट, इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, देखिए एल इज इक्वल टू, ये तो जी इसको मैं इरेज किए देता हूँ, एक बार ओवर थिंकिंग से भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो यहाँ पे आप टू स्क्वायर रहने दीजिए, ऐसे कर लेते हैं, ओके। तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, समथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 आ जाएगा माइनस हाफ ई अपॉन एम इंटू टू स्क्वायर। एक इक्वेशन आप ये समझ लीजिए, हमें निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड, तो इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम। तो स्पीड कितना आ गया बेटा, यहाँ से स्पीड आ गया आपका यहाँ से एल अपॉन में टाइम, रखिए एज वी डी, डिस्टेंस एल हो गया और टाइम कितना है आपका टू, एल की वैल्यू रखिए माइनस हाफ ई अपॉन एम इंटू टू स्क्वायर। अरे ये दो सही से नहीं बना, इसे दोबारा वहाँ किया जाता है, ओके ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय में टू, तो टू से आपका टू कैंसिल हो गया, तो वी डी कितना आ गया माइनस हाफ ई अपॉन एम इंटू टू। तो इसमें अगर आप कुछ डिफरेंस अगर नोटिफाई कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो वो एक ही इस फैक्टर का आया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन में अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं तो उनके आगे कुछ न्यूमेरिक नंबर का फैक्टर ऐड हो जाता है, ठीक है, कि भाई मैंने आपको दो से करके दिखा दिया, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से करके दिखा दिया, दूसरा करके दिखा दिया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर से, और जो तीसरा है ना उससे जब आप करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो उससे हो सकता है शायद मल्टीप्लाई में आ जाए गाइस। तो ये न्यूमेरिक नंबर का बच्चों को बड़ा इशू रहता है। तो इसको मैं क्लियर किए देता हूँ कि जो ड्रिफ्ट स्पीड ली जाती है ना वो हमेशा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे लिया जाता है। मान लीजिए जैसे आपका आ गया 3 इंटू में 10 का पावर माइनस 4, एक आ जाएगा 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, एक आ जाएगा आपका मान लीजिए 3.8 इंटू 10 का पावर माइनस 4। तीनों फॉर्मूले से अलग अलग आंसर आ गया भाई, आगे की वैल्यू अलग आ रही है, लेकिन इससे हमें कुछ लेना देना ही नहीं है। हमें किससे लेना देना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है आपका 10 का पावर, ये सेम है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर हमने तीनों मेथड से किया लेकिन तीनों मेथड से फॉर्मूला अलग अलग आया है, तो आंसर तो सेम आएगा ही नहीं। तो आप याद रखिएगा कि आंसर में आपको सिर्फ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, जो कि कितना होना चाहिए आपका 10 का पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और इसका जो दूसरा एक और मेथड है, मेथड नहीं सॉरी, इसका एक अगला आर्टिकल है, वहाँ पे हम आपको ड्रिफ्ट स्पीड का डेफिनेशन भी ऐड करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।